नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान दानव पे। दोस्तों, बीपीएससी 2.0 में तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। खासकर पीआरटी अभ्यर्थियों के लिए तो और भी खुशी की खबर है। साथियों, बता दें, पीआरटी अभ्यर्थियों का सिलेबस कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। पहले के सिलेबस के अनुसार अभी का सिलेबस बहुत ही आसान कर दिया गया है। चलिए हम एक एक करके सिलेबस पर बात करेंगे। उसके बाद कुछ और नोटिस पब्लिश किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, बीपीएससी की ओर से, हम उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, 1 to 5 अभ्यर्थी जो भी अपना फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डेट आज से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वह 16/11/2023 मतलब आज से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो आपको 25/11/2023 तक होगी, जो कि अविस्तारित है। यह डेट पहले से निर्धारित था, लेकिन 16 तारीख से 25 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन और उसी में आप अपना आवेदन भी दे सकते हैं। साथियों, हम आगे बात कर लेते हैं। नीचे एक नोट्स है, इसको भी देख लेते हैं। दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की विशेष शर्तें यथावत रहेंगी। मतलब इससे पहले जो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी उसमें जितना सारा बात लिखा गया है सब वही रहेगा, लेकिन बस इतना चीज़ चेंज किया जाता है जो इसमें लिखा गया है। हम एक एक करके आपको बताएंगे क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले साथियों कि अभ्यर्थी फॉर्म तो फिलअप करेंगे, लेकिन इस बार जो सिलेबस है वह कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आसान कर दिया गया है। हालांकि बीपीएससी फेज 1 में इस प्रकार का सिलेबस नहीं था। वह कहे तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। वे अभ्यर्थी जानते होंगे जो इसमें परीक्षा दिए होंगे। साथियों, अब यह कहना मुश्किल है कि प्रत्येक बार अगर बीपीएससी का परीक्षा टीआरई का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का होगा, प्रत्येक बार सिलेबस चेंज होगा या यही सिलेबस रहेगा, यह कहना मुश्किल है। फिलहाल अभी इस बार के एग्जाम के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वह आपके सामने कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहले नंबर पर आपको विषय जो भाषा अहर्ता है, भाषा यहाँ पर देख सकते हैं अहर्ता, यह एक अलग भाग में होगा। दूसरा समान अध्ययन और तीसरा फिर विषय से आपको मतलब जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला तो आप देख लिए, थोड़ा सा समझिएगा। भाषा अहर्ता जो कि आपको भाग 1 में होगा वह 30 प्रश्न होगा, 1 से लेकर 30 प्रश्न है ना, 30 तक प्रश्न होगा। हालांकि वह क्रम निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन 30 क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसमें देखिए, जो 30 मार्क का क्वेश्चन आपको लैंग्वेज का पूछा जाएगा, इसमें आपको हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा या बांग्ला रहेगा। इसमें किसी आप एक को टिक आउट करेंगे जो आप उसमें रखेंगे। उसके बाद आपको बता दें, इसमें सेकेंड लैंग्वेज जो है वह आपका इंग्लिश रहेगा, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। देखिए, इसमें से आपको जो पूछा जाएगा वह 22 मार्क का पूछा जाएगा और इंग्लिश में से 8 मार्क का पूछा जाएगा, इंग्लिश में से 8 मार्क का पूछा जाएगा। टोटल हो गया 30 मार्क। 30 मार्क में आपको बता दें कि कम से कम 9 मार्क लाना आपको कंपलसरी है, जो कि विभाग के द्वारा बताया गया है। अगर यह 9 मार्क नहीं लाते हैं तो आपका जो यह 40 और 80 मतलब 120 का पेपर मेन पेपर होगा, यह चेक नहीं किया जाएगा, जिससे आपका मेरिट बनना है। साथियों, यह बात आप समझ गए हैं कि एग्जाम को है ना 2 पार्ट में बांटा गया है ना। एग्जाम एक ही दिन होगा। पहले तो 30 मार्क का भाषा का एग्जाम होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश होगा, या कोई अभ्यर्थी उर्दू रखेंगे तो उर्दू इंग्लिश होगा, उसमें 9 मार्क लाना अनिवार्य होगा। फिर भाग 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है भाग 2। भाग 2 में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यह यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाग 2 में यहाँ पर आपको लिखा गया है समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित मानसिक योग्यता, उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण जिसको रीजनिंग आप कहते हैं, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल होंगे। मतलब इसमें पूरा का पूरा जीएस पेपर आ गया, जो आप 120 का पिछले टाइम बीपीएससी फेज 1 में परीक्षा दिए थे, 120 नंबर का, लेकिन आपको इतना जो है वह केवल जीएस पेपर वह 40 का रहेगा, निश्चित रूप से 40 मार्क का ही रहेगा। अब आगे देखिए,
अब 80 मार्क बचा। 80 मार्क में जो शेष 80 मार्क है वह भाग 3 में इंडिकेट किया जाएगा। भाग 3 में आप देख सकते हैं 80 मार्क का। इसमें यह बहुत ही है ना अच्छी खबर है जो अभ्यर्थी पीआरटी का एग्जाम देंगे उसके लिए। देखिए यहाँ पर भाग 3 में लिखा गया है हिंदी भाषा, उसके बाद उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करेंगे। मतलब आपको फॉर्म फिलअप करने टाइम में भाषा का चुनाव करने के लिए दिया जाएगा, या नहीं तो हो सकता है कि ओएमआर पे ही आपको भाषा चुनाव करने के लिए दिया जाएगा। हालांकि फॉर्म का पोर्टल आज खुलेगा या खुल गया होगा। फॉर्म का पोर्टल का व्यूज़ जैसे ही मेरे पास आता है हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन यह बात समझिए कि भाग 3 में आपको 3 भाषा मिलेगा। 3 भाषा में से आप एक भाषा चूज करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि बहुत से अधिकांश अभ्यर्थी हिंदी भाषा का चुनाव करेंगे, या जो उर्दू जानते हैं वे उर्दू का चुनाव करेंगे। इसमें से आपको बता दें कि टोटल भाग 3 जो आपका भाषा का एग्जाम होगा वह जिससे आपका मेरिट बनना है वह 80 मार्क का होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर भाग 3 जो है इसमें आपको 80 मार्क का एग्जाम होना है, और सामान्य जो अध्ययन के लिए है वह जीएस पेपर के लिए वह 40 होना है। इसमें देखिए 80 40 आपको 120 हो गया टोटल। थोड़ा सा समझिए, अब क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा यह किस आधार पर होगा। उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब अगर आप डीएलएड किए हैं तो आपका जो न्यूनतम अर्हता क्या है वो आपका इंटरमीडिएट है, आपका 12th है, तो इसका जो स्तर होगा वह 12th लेवल का होगा। आगे देखिए, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब बहु विकल्पीय होगी, MCQ टाइप्स होगी। उसके बाद गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मार्क मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह स्पष्ट कर दिया गया है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, है ना। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से रिव्यू कर लीजिए, और एग्ज़ाम का जो समय होगा वह आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा। वह 150 प्रश्न होगा। देखिए 150 प्रश्न में से आपको 120 जो है वह मेन पेपर होगा, 120 मेन पेपर, और 30 आपका लैंग्वेज का एग्जाम होगा जो कि आपका अर्हता एग्जाम होगा। इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 9 मार्क लाना नेसेसरी है। इस 9 मार्क अगर लाते हैं तब 120 में ही आपको मतलब जो चेक किया जाएगा मेन पेपर। 120 में भी आप जानते हैं कि इसमें 2 भाग में बांटा गया है, एक साइड 40 जो कि पूरा जीएस पेपर है, और दूसरा साइड 80 जो कि आपका लैंग्वेज पेपर है, और ये जीएस पेपर है। अब इसमें देखिए 40 मार्क में आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आ जाएगा, करंट अफेयर इसी में आ जाएगा। इसमें आप समझ सकते हैं कि मैथ का, रीजनिंग का वेटेज इस बार कम होगा, साथ में जीके जीएस और करंट अफेयर का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 40 मार्क में ही सारा क्वेश्चन इसको देना है। और 80 मार्क भाषा का एग्जाम होगा हिंदी का। आप अभी से जो अभ्यर्थी इस बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं पीआरटी के लिए, अभी से हिंदी के लिए टूट पड़िए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मेरिट कम हो जाएगा, मार्क कम हो जाएगा, तो मेरिट में आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यही 120 ऐसा मार्क है जो मेन पेपर का होगा, इसी से आपका मेरिट बनना है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1000 केवल पद है, 1000 से थोड़ा सा प्लस 1088 पद है, इसी से आपका मेरिट बनना है। इसमें जितना मार्क अधिक लेके आते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपको बता दें कि पिछले टाइम 72 या 67 तक के करीब आपका कट ऑफ जनरल का गया था। आप समझ सकते हैं कि सारा का सारा सीट जनरल में है, तो 10 मार्क एवं रख के चलिए, आप कम से कम 82-85 के करीब आपका कट ऑफ जो है वो लास्ट कट ऑफ जाएगा। इसी कारण आप मेहनत बिल्कुल करिए, है ना। आगे हम बताते हैं आपको थोड़ा सा क्या नोटिस पब्लिश किया गया है। देखिए यह नोटिस कोई खास नहीं है, यह पहले से जो निर्धारित था वही है, उसी को रिकॉल कर दिया गया है विभाग की ओर से। देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं, न केवल बिहार के, है ना, आप भारत में कहीं भी आप बिलोंग्स करते हैं, किसी भी राज्य से, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कहीं से भी, दिल्ली से आते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। यह आपको बता दें इस पर डोमिसाइल नहीं लगा हुआ है। दूसरा, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहुति पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब सीटेट का पेपर फर्स्ट होना चाहिए, या बिहार में जो बिहार टीईटी हुई थी, बिहार टेट हुई थी, उसका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई अगर होंगे तो आप प्राइमरी में
एलिजिबल होंगे बीपीएससी 2.0 को फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आगे कुछ और योग्यता है। देखिए, कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो 2012 से पहले बहाल होंगे। 2012 से पहले आपको पता है कि सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होती थी, लेकिन उस समय भी जो शिक्षक बहाल थे उसको भी मौका दिया गया है इसमें बीपीएससी 2.0 में फॉर्म भरने के लिए। तो वे अभ्यर्थी है ना क्या करेंगे, उसका जो दक्षता परीक्षा है वही उसका पात्रता परीक्षा माना जाएगा। उसके लिए पात्रता परीक्षा सीटीईटी जो है वह मान्य नहीं होगा, मतलब उसके लिए जरूरी नहीं होगा। अगर उसके बाद आप सीटीईटी क्वालिफाई किए होंगे तो हो सकता है तो आप उसमें लगा सकते हैं। आगे देखिए, सीटीईटी अभ्यर्थियों के लिए बीटीईटी 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता 60%, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा एवं सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के लिए 50% मार्क आवश्यक होगा। देखिए, जो यहाँ पर निर्धारित किया गया है बीटीईटी 2017 में, उसमें 60% जनरल के लिए 55 जो है आपका बीसी ईबीसी जो भी एनसीएल रखते हैं। उसके बाद महिला के लिए दिया गया है, समान कोटि की महिला के लिए भी 55%। आपको बता दें, बीटीईटी के जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए होंगे है ना, उसको एक जानना जरूरी होगा बात कि उसके कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो त्रुटि थे, गलत थे, उसके आधार पर उसका 50%, 60% या 55% बनेगा। अगर मान के चलिए 150 मार्क का एग्जाम हुआ था, 150 में अगर 5 क्वेश्चन गलती है तो 145 का ही आपका 50%, 55% और जो 60% है वह निकाल के उसका क्वालिफाइंग होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं शैक्षणिक योग्यता पर। देखिए, शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए, सिंपल आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट के साथ 50% अंक के साथ अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं और डिप्लोमा जो डीएलएड है, इसमें बीएड का बात नहीं किया गया है, चाहे वह किसी नाम से जाना जाता हो। आपको पता होगा हरियाणा में जेबीटी नाम से जाना जाता है, इसी को कहीं और बीटीसी नाम से जाना जाता है, हमारे बिहार में डीएलएड नाम से जाना जाता है, कहीं पे डीएड नाम से जाना जाता है। अगर आप डीएड डीएलएड बीटीसी जेबीटी कोर्स किए हैं 50% अंक के साथ, या आपको बता दें 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक है ना या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, चाहे वह कोई भी नाम से जाना जाता हो, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त हो। बात वही है, सेम बात है, बस इसमें 45% इसको कर दिया गया है ना, लेकिन यह विनियम 2002 के अनुसार होना चाहिए। फिर आपको पता होगा कि एक और कोर्स होता है जो इसको हम इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, जो कि आपको 12th के बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपका बीए प्लस बीएड दोनों हो जाता है। यह इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आपको 1 to 5 टीचर के लिए वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा जो शास्त्र स्नातक बीएलएड है वह भी प्राइमरी टीचर के लिए मान्य है। उसके बाद आपको बता दें कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आगे अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। अगर आप स्नातक किए हैं उसके बाद अगर आप डीएलएड बीएड बोल रहे हैं, डीएलएड या बीएलएड किए हैं तो आप भी वैलिड है इस प्राइमरी टीचर के फॉर्म अप्लाई के लिए। थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, जो अभ्यर्थी उर्दू लैंग्वेज रखेंगे या उर्दू से अपना शिक्षक बनेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि प्राइमरी टीचर में 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। पहला तो सामान्य शिक्षक होते हैं, दूसरा उर्दू शिक्षक होते हैं और तीसरा होते हैं बांग्ला शिक्षक। बांग्ला आपको पता होगा इस बार भी बहाली हुआ है, तो इसमें भी 3 प्रकार के सामान्य, उर्दू और बांग्ला शिक्षक हैं। तो इसमें आपको बता दें 1 to 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता को 5% छूट दी जाएगी। यह थोड़ा सा आपको अभी हम उर्दू वाला जो बात बताया इससे अलग है, ध्यान दीजिएगा कि SC ST EBC BC जो दृष्टि बाधित है, PH स्टूडेंट है, उसके लिए न्यूनतम अर्हता में
5% छूट दिया जाएगा। मान के चलिए आपका न्यूनतम आहारता 40% है, 38% है, जो भी है इसमें आपको 5%, अगर 40 है तो 35 हो जाएगा, अगर 38 है तो आपका 33% न्यूनतम आहारता हो जाएगा। देखिए आपको बता दें, न्यूनतम आहारता से मैंने नहीं रखता है क्योंकि आपको पता है कि पीआरटी में हमेशा के लिए कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, तो न्यूनतम आहारता लाते हैं तो उस पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। यह बस आपको खुश करने के लिए लिखा गया है। ध्यान दीजिए आगे, मैंने आपको बताया था कि उर्दू के सामान्य के और बांग्ला के टीचर 1 to 5 में बनते हैं, तो उर्दू के टीचर कौन वैलिड होंगे? देखिए कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ, मतलब आपका इंटरमीडिएट जो है ना वो 50 अंक के साथ उर्दू होना चाहिए। उसके बाद अन्यथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू स्नातक होना चाहिए। अगर आप स्नातक लेवल पर डीलेट करते हैं तो आपका उर्दू होना चाहिए, उसमें नेसेसरी है। आगे देखिए जो लिखा गया है कि 1 से 5 तक के बांग्ला शिक्षक के लिए इंटरमीडिएट में आपका 50 अंक का बांग्ला होना चाहिए। यह बहुत मैंडेटरी है ना। 150 में आपका 50 अंक का बांग्ला होना चाहिए। उसके बाद नीचे 4 नंबर पर जो लिखा गया है, 4 नंबर पर किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वशैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि या डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। अब देखिए आगे इस दो नोट पॉइंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस दो नोट पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें लिखा गया है कि अगर आपकी डिग्री को लेकर कोई विवाद होता है तो एनसीटी का जो परामर्श होगा वह आपका फाइनल परामर्श होगा, वही बात आपका वैलिड होगा। आपको पता होगा कि आए दिन कई ऐसे मामले होते हैं जो कहाँ चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं आहारता को लेकर। तो उस दिन अगर इस तरह का कोई मैटर फंसता है तो आपका जो एनसीटी और का जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार वह फाइनल डिसीजन होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी जानते हैं उसके लिए तो शायद यह महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन जो अभ्यर्थी नए हैं, नहीं जानते हैं कुछ शिक्षक भर्ती के बारे में या इसके नियम को या इसके जो भी नियम है या नियमावली है इसके बारे में, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ होगा। आशा करता हूं कि मैं अपने तरफ से सारा एफर्ट लगा दिया समझाने के लिए। फिर भी अगर कोई परेशानी हो आपको यह वीडियो के बारे में समझने में या कोई भी त्रुटि हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। और वीडियो में अभी तक बने हैं और मेरा साथ अभी तक दिए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में अभी तक बने हैं तो